Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो वेलकम पीपल, दिस इज योर विजय हेयर। और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें कुछ चैप्टर रिड्यूस हुए हैं और अब ये न्यू सिलेबस जो है दोस्तों, नया सिलेबस आया है सीबीएसई बोर्ड के थ्रू। बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से कुछ चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है। तो बहुत से बच्चों का कमेंट यही आ रहा है आजकल कि सर जो नई सीरीज आई है उससे वीडियो बनाना स्टार्ट करिए ताकि हमें थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस और क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की न्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और आपको विद इन अ मंथ सब कुछ मिल जाएगा बहुत जल्दी नई सीरीज के साथ। दोस्तों ये कोल्ड वॉर पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम शीत युद्ध हिंदी में है एंड आपकी बुक के अंदर इसे कोल्ड वॉर एरा कहा जाता है। बहुत से बच्चों की अभी भी डाउट फंसा हुआ है पूरा चैप्टर की कहानी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। बहुत सारी चीज़ें बीच में ही डाल रखी है बुकों के अंदर से जो समझ में नहीं आ रहा है। सो फाइनली मेरा नाम विजय है दोस्तों और आपका ई पाठशाला के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे साथ कोल्ड वॉर का चैप्टर देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा जब भी आपको समझ में आएगा कोल्ड वॉर से रिलेटेड चीज़ें 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में क्या है जो वर्ल्ड हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा टफ बना देती है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर वर्ल्ड वाली बुक का शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर। इस पूरे टॉपिक के अंदर जो आज हम इंट्रो पार्ट देखने वाले हैं वीडियो का, उसके अंदर हम जानेंगे कि कोल्ड वॉर का अर्थ क्या होता है यानी कि कोल्ड वॉर होता क्या है। दूसरा हम जानेंगे कि अगर वर्ल्ड लेवल पर कोल्ड वॉर अगर आया था, शीत युद्ध आया था, तो उसके ओरिजिन के रीजन क्या थे, मतलब क्या कारण हुए थे। और उसके साथ साथ अगर वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर चला तो दोस्तों 1945 से लेके कम से कम 1991 तक हमारा वो ये वॉर चला और इतना लंबा ये वॉर चला 45 साल का। तो इसको फ्रेजेस में बांट रखा है जिसकी वजह से आपको हर पार्ट बहुत आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। ताकि क्योंकि मैंने कुछ थोड़ा बुक से थोड़ा सा अलग आपको पेश करने की कोशिश करी है ताकि आपको सिस्टमैटिक वे से जो टाइमलाइन होती है, डेट होती है, किस टाइम पीरियड में कौन प्रेसिडेंट रहा और कौन प्रीमियर रहा, कौन प्रधानमंत्री रहा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर रहा, मतलब ये सारी चीज़ें आप देखोगे टाइम टू टाइम। और उसके साथ साथ अगर हमारे देश के अंदर या हमारे वर्ल्ड के अंदर कोल्ड वॉर चला था तो उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट डाला। ऑफ कोर्स इफेक्ट डाला है, दैट इज व्हाई यू आर रीडिंग दिस चैप्टर कोल्ड वॉर। दोस्तों अगर ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता तो शायद से सीबीएसई बोर्ड पहले ही इसे हटा चुकी होती, लेकिन बहुत सारे वॉर देखे होंगे बट आपने शीत युद्ध कोल्ड वॉर जैसा वॉर नहीं देखा। बहुत से बच्चों को तो जब वो पहली बार इस शब्द को सुन रहे होंगे तो वो सोच रहे हैं कोल्ड वॉर मतलब क्या, कोल्ड मतलब ठंडा और वॉर मतलब यानी कि ठंडा युद्ध। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिटिकल लैंग्वेज में कोल्ड वॉर को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है और इसको बोला गया है कि शीत युद्ध का टाइम पीरियड था जो असल में नॉर्मल वॉर से बहुत ज़्यादा बढ़कर होता है, ठीक है। अब first of all I'm gonna start with the meaning of cold war. What do you understand by the cold war? cold war दोस्तों पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हुआ दोस्तों 1945 के अंदर। 1939 से लेके 1945 तक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और 45 तक जाके वो खत्म हो गया था। तो दोस्तों उस समय के बाद जब पूरे नेशन आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे तो उस समय पे दो पार्टियां अलायंस के साथ लड़ रही थी जिसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इंग्लिश में दोस्तों आप इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलेंगे और इसे यूनाइटेड रशिया बोलेंगे क्योंकि रशिया के बहुत सारे जो स्टेट्स थे सारे मिलके एक साथ रह रहे थे, इसलिए से यूएसएसआर भी बोला जाता है। तो दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन दोनों के बीच में जो तनाव उत्पन्न हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ, जो टेंशन उत्पन्न हुआ दोस्तों, उसी को कोल्ड वॉर कहा गया। सिंपल से शब्दों में मैंने आपको बताया है कि कोल्ड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद जो यूएसए और यूएसएसआर कंट्री थी उनके बीच में जो टेंशन का माहौल था उसे शीत युद्ध कहा गया। लेकिन अभी भी मीनिंग क्लियर नहीं हो पाई कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। अब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे अगर देखें तो दो गुट आपस में लड़ रहे थे। आपस में सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक साथ था, ब्रिटेन एक साथ था और रशिया एक साथ था, जबकि इसके साथ साथ कहीं ना कहीं फ्रांस भी था दोस्तों।
अब यहाँ पे ये चारों एक साथ थे और दूसरी थी एक्सिस नेशन। एक्सिस नेशन में हमारे जर्मनी थी, इटली थी और जापान थी। तो आप वैसे भी देख सकते हैं, एक होता है अलायंस पावर, एक होता है एक्सिस पावर। तो दोस्तों एक्सिस पावर के अंदर, यानी कि एक्सिस पावर मतलब धुरी गुट, दूरी गुट जो थे वो अलग थे, ठीक है। और मैत्री गुट, जिसे आप अलायंस पावर बोलते हैं, मैत्री गुट दोस्तों वो थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और रशिया। वैसे भी इतने सारे पावरफुल देश एक साथ लड़ रहे थे, तो सिंपल सी बात है जर्मनी, इटली और जापान का हारना मुमकिन था। लेकिन दोस्तों टेंशन का माहौल तो यहाँ पैदा हुआ कि जब जर्मनी, जापान, इटली हार गया, तो जब सारे देशों को एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए था, वहाँ पे कहानी उल्टी पड़ गई। कहानी उल्टी ये पड़ गई कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और साथ में रशिया यानी कि सोवियत रशिया के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। क्या कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि कौन सबसे ज्यादा सुपर नेशन पावर बनेगा। तो ये दिस इज द टेंशन बिटवीन द यूएसएसआर एंड यूएसए इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। अब और डीपली समझते हैं। अब यहाँ पे मेन टेंशन का माहौल इसी वजह से हुआ था शीत युद्ध के दौरान, क्योंकि दोनों की सोच ही अलग थी। एक की सोच कम्युनिस्ट थी और एक की सोच कैपिटलिस्ट थी। कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद जो यूएसए मानता था, और कम्युनिस्ट यूएसएसआर समाजवादी जो यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड रशिया मानता था। अब ये सोवियत रशिया मानता था, तो मतलब सोवियत संघ का नेतृत्व तो साम्यवादी सोच कर रही थी, ये मैंने बता दिया कि कम्युनिस्ट सोच यूएसएसआर की थी और कैपिटलिस्ट सोच हमारी यूएसए की थी। तो दोनों की सोच अलग थी। और दोस्तों शीत युद्ध के टाइम पे ऐसा माहौल बना था 45 साल का कि दोनों पक्ष, दोनों जो साइड्स थी वो आपस में टकराव बहुत बार मतलब आपस में फेस टू फेस कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इनके बीच में ऐसा माहौल बना रहता था, डेंजर का माहौल, कि कब युद्ध हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों आपस में जब लड़ रहे थे सारे देश, तो सुपर नेशन पावर जीती थी। लेकिन जब खुद सुपर नेशन पावर आपस में एक दूसरे से लड़ेगी तो क्या होगा। मतलब खुद भी यूएसएसआर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जीत के आया था और खुद यूएसए जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जीत के आया था, तो दोनों ही आपस में लड़ेंगे तो पूरे विश्व का विनाश हो सकता है। तो इसीलिए दोनों के बीच में टकराव, आमना सामना कभी नहीं हुआ, फेस टू फेस बिल्कुल कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक टेंशन का माहौल बना रहता था और इसे ही शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है कि टेंशन बिटवीन दिस। अब और सिंपल शब्दों में समझते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। दोस्तों शीत युद्ध कोई ऐसा युद्ध नहीं था जैसे आप वॉर के अंदर देखते हैं कि लोगों ने वेपन छोड़ दिए, मिसाइलें छोड़ दी, बंदूक छोड़ दी, एक सेना दूसरी सेना से लड़ रही है ना, तो वो तो वॉर कहलाता है। ये वॉर ऐसा होता है कि आप कुछ टाइम पीरियड के लिए लड़ेंगे और उसके बाद आपके सैनिक अपनी अपनी बाउंड्री के अंदर चले जाएंगे, या जिसने जिसकी बाउंड्री कब्जाई हो उस बाउंड्री को कब्जा लेगा और उसके बाद फिर वॉर खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों शीत युद्ध एक ऐसा वॉर था जो अस्त्र और शस्त्रों से लड़ा ही नहीं गया था, कोई भी वेपन्स का और आर्म्स का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, बस ये धमकियों से भरा, थ्रेड से भरा युद्ध था। थ्रेड मतलब यूएसएसआर कहता था कि हम तुम्हारे सुपर नेशन पावर है, हम ये कर देंगे, यूएसए कहता था कि हम ये कर देंगे, तो धमकियों से भरा युद्ध। ये युद्ध सिर्फ धमकियों तक ही सीमित था और यहाँ तक कि युद्ध के अंदर कोई भी वास्तविक युद्ध हुआ ही नहीं। मतलब कोल्ड वॉर, अब आपको समझ में आ रहा होगा यार कोल्ड वॉर और ये मतलब 45 साल तक युद्ध चल रहा है लेकिन फिर भी कोई वॉर नहीं हो रहा है। या दिस इज ट्रू। The reason behind that because this is ideological war. आइडियोलॉजिकल मतलब विचारों का सारा खेल है। दोस्तों आज की डेट में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ इसलिए अलग है क्योंकि इनकी विचारधारा अलग है, जबकि तीनों पार्टियों का या सभी पार्टियों का मेन काम ये होता है कि नेशन को ग्रोथ करे, है ना। अगर नेशन को ग्रोथ करेंगे तो सिंपल सी बात है देश का ही फायदा होगा, लेकिन फिर भी ये सारी पार्टियों की विचारधाराएं अलग होती है, इसलिए एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने पर तुली रहती है। तो इसी हिसाब से जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था वो एक आइडियोलॉजिकल मतभेद था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था दोनों के बीच में, और दोस्तों इसी वजह से शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। और सिंपल शब्दों में जानना है तो दोस्तों शीत युद्ध एक वाक युद्ध था, मतलब सिर्फ मुंह से बोला जाने वाला युद्ध। इस युद्ध के अंदर ना तो कोई गोलियां चली और सिर्फ पत्रकार और उसके बाद रेडियो, इन सब में बस एक दूसरे के खिलाफ धमकियां दी जाती थी। इसमें ना तो कोई युद्ध हुआ, ना तो कोई घायल हुआ और ना तो कोई गोलियां चली।
तो बहुत सारी मीनिंग आपके सामने आ चुकी है कोल्ड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड। आई होप आप इनमें से बहुत सारी चीजें समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कोल्ड वर्ल्ड वॉर को बिल्कुल सिंपल शब्दों में, कि कोल्ड वर्ल्ड वॉर में ऐसा कहा जाता है कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में एक वाक युद्ध था। मतलब एक कहीं ना कहीं एक कोल्ड वर्ल्ड वॉर जो था एक स्पीच वॉर था, जिसमें सिर्फ बातें ही होती थी, और दोनों महाशक्तियां यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजिकल वॉर में कन्वर्ट हो गया। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, एक जो चुप्पी का वॉर होता है ना, अगर आप सामने वाले बंदे से कुछ नहीं बोल रहे तो इसका मतलब ये बहुत लंबा केस चल सकता है। अगर आपने किसी से लड़ाई कर ली तो वो लड़ाई 1 महीने चलेगी, 10 महीने चलेगी, 15 दिन चलेगी, लेकिन उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन कोल्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब कोई सामने वाला पक्ष आपसे कुछ नहीं कह रहा हो तो इसका मतलब आप समझ लीजिए मामला थोड़ा सा गंभीर है। तो यहाँ पे भी इसलिए जो मामला था बहुत भयानक था, कि मतलब होगा क्या, अल्लाह जाने अब होगा क्या, किसी को कुछ नहीं पता था, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी देश नेशन में कुछ भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों अब हमें समझना ये है कि शीत युद्ध की जो उत्पत्ति थी उसके कारण सिर्फ और सिर्फ यही थे, ओरिजिन ऑफ द रीजन यही था। अब चाहते तो यूएसए और यूएसएसआर मिलकर कोई पॉलिसी बना सकते थे, और पॉलिसी बनाने के बाद ये शीत युद्ध होता ही नहीं। लेकिन सिंपल सी बात है, दोनों को तो अपनी नेशन की पावर दिखानी है ना। तो दोस्तों यहाँ पे शीत युद्ध के लक्षण सिर्फ यही थे कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ही दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा दिखाने की सोच बनी रहती थी। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट जो था उनका बना रहा। सेल्फ इंटरेस्ट बने होने की वजह से यहाँ पे म्यूचुअल कॉर्पोरेशन कभी हो नहीं पाया इनके बीच में। सेल्फ इंटरेस्ट यही रहा कि भाई सिंपल सी बात है, मैं आगे निकलूंगा, मैं आगे निकलूंगा, मैं आगे निकलूंगा। इसलिए इनके बीच में म्यूचुअल जो कॉर्पोरेशन रहता है कि चल ठीक है, ऐसा काम नहीं, ऐसा हम मिलके कर लेते हैं, तू ऐसा मिलके कर लेगा, तो वो था ही नहीं। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट कि शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन दोस्तों यही आता है, और ये पूछा जाता है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या थे, क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है कि शीत युद्ध शुरू ही क्यों हुआ। क्योंकि शीत युद्ध का मतलब तो सब रट लेंगे, लेकिन शीत युद्ध के उत्पत्ति यानी कि शुरुआत होने के कारण क्या हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये कारण ही होगा कि म्यूचुअल कॉर्पोरेशन नहीं हो रहा है इन बीच में, ऐसा नहीं है, और कारण भी हो सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे और कारण ये हो सकता है कि दोनों विचारधाराएं अलग थी। कैपिटलिस्ट सोच चाहती थी कि पैसे को बढ़ावा दिया जाए और उसके हिसाब से ही आइडियोलॉजी चले, पूरा देश चले या पूरा यूनिवर्स चले, जबकि साम्यवादी लोग, यूएसएसआर लोग ये चाहते थे कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं जो साम्यवादी सोच होती है, जो सामाजिक सोच होती है, उस विचारधारा को लेके आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज़ वाई कोल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता है। और दूसरा, यहाँ पे सोवियत संघ ने एक याल्टा एग्रीमेंट करा था जिसका पालन उन्होंने यूएसए के साथ नहीं करा था। अब याल्टा एग्रीमेंट क्या है, आपकी बुक के अंदर दिया ही नहीं हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा फोकस आप करिए मत। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप विकिपीडिया पे याल्टा एग्रीमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। दूसरा एक और कारण ये हो सकता है कि दोनों ही यूनाइटेड सोवियत एमर्ज एज अ पावरफुल नेशन। अब सोवियत संघ खुद चाहता था कि मैं एक पावरफुल नेशन के रूप में उभरूं, इसीलिए शीत युद्ध स्टार्ट हो चुका है ना। और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टली पब्लिकली है ना, परस्पर विचारी प्रचार करना, मतलब पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेना किसी भी नेशन के थ्रू, और कोई भी ऐलान कर देना कि हम एक मिसाइल लॉन्च करने जा रहे हैं, हमारा देश जो है मतलब सबसे पहला ऐसा देश बनेगा जो मतलब चांद सितारे पे लैंड होने वाला है। तो ऐसे जो पब्लिकली मीटिंग करके जो अपने आप की धाक जमाना चाहते थे ना ये लोग, दैट इज वाई ये इतना लंबा वॉर खिंच गया। अब दोस्तों अब आप तो 12th क्लास में आप सोचोगे इतना डीपली पढ़ना है, नहीं दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ बर्लिन कंट्रोवर्सी एक और रीजन है जिसकी वजह से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे इतना बड़ा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का और 20 मार्क्स का चैप्टर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी उठ के आ जाएगा, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप कोल्ड वर्ल्ड वॉर के 3 फ्रेज को समझ लेंगे। 3 फ्रेज कौन से दोस्तों? सॉरी 4 फ्रेज है। 4 फ्रेज कौन से? 1946 से लेकर 1953 के बीच, 53 से लेकर 63 के बीच, 63 से लेकर 79 के बीच, और 80 से लेके 89 के बीच। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 45 साल का टाइम पीरियड चला है। अगर आप 45 साल एक ही चैप्टर को करते रहोगे या इतना डीपली एनालाइज करके पढ़ते रहोगे तो आगे चैप्टर क्या करोगे? ठेंगा। तो इसीलिए बस आपको क्या करना है, आपको 4 फ्रेज पढ़ने। इस बीच
कौन मतलब अगर मैं बोलूँ कि 1956 से लेके 53 के बीच अगर कोई रहा था, यूएसएसआर में कौन हेड रहा था और यूएसए में कौन हेड रहा था, आपको ये जानना है। और इसी बीच कौन से कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, आपको ये जानना है। और उसके बाद फिर 53 से 63 के बीच में कौन हेड रहा और किसने क्या कांड करे, ये अगर आप समझ जाओगे तो आप पूरा पार्ट कवर कर सकते हो 1 बाय 1। अच्छा, तो दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि शीत युद्ध का विकास जो हुआ था वो 1917 से स्टार्ट हो गया था। मतलब अगर शीत युद्ध स्टार्ट होना था तो उसका कारण ये नहीं था कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा और हम एकदम से सुपर एशियन पावर डिक्लेयर कर देंगे अपने आप को, नहीं। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं जो शुरुआत से ही इसके बीज बोए जा रहे थे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। जब फर्स्ट वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो उस समय से ही अगर आपको याद हो, आप क्लास 9th में आपने व्लादिमीर लेनिन की रूसी क्रांति पढ़ी होगी। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था और 1917 के अंदर से जो साम्यवादी विचारधारा थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। और इससे एक चीज़ तो क्लियर हो चुका था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना ही था और कहीं ना कहीं दूसरी आइडियोलॉजी जो है उभर कर एक नेशन, एक वर्ल्ड थिएटर पे आने वाली थी। तो इसी वजह से ये वॉर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और फाइनली नेशन जो है वो अलग हो गया। तो दोस्तों अब आपको ये फ्रेज ही पढ़ने हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब फ्रेज पढ़ने की कोशिश करेंगे हम कि 1946 से लेके 53 के बीच में क्या क्या कांड हुए जिसकी वजह से यूएसएसआर और यूएसए अलग हो गए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे विंस्टन चर्चिल की। दोस्तों विंस्टन चर्चिल जो है उन्होंने क्या कहते हैं, सबसे पहले विंस्टन चर्चिल ने 1946 के अंदर जो वहाँ के हेड थे अमेरिका के, उन्होंने विंस्टन चर्चिल ने सोवियत संघ की विचारधारा यानी कि साम्यवादी विचारधारा को क्या कर दिया, क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया। अब दोस्तों विंस्टन चर्चिल कौन थे, कमेंट करिए और नेट पे सर्च करिए और बताइए कि विंस्टन चर्चिल उस समय यूएसएस के क्या थे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको विंस्टन चर्चिल की शुरुआत पता चलेगी। सबसे पहले विंस्टन चर्चिल ने दबंग तरीके से बोल दिया कि भाई सिंपल सी बात है, यूएसए के अंदर जो मतलब जो कम्युनिस्ट विचारधारा ये बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों विंस्टन चर्चिल का बयान बहुत खतरनाक था। उसके बाद हैरी ट्रूमैन आते हैं मार्च 1947 के अंदर। दोस्तों हैरी ट्रूमैन ने भी बोला था कि हमारे पूरे क्या कहते हैं जो अमेरिका है उसके अंदर साम्यवादी विचारधारा आएगी ही नहीं, वो सोच आएगी नहीं। तो इसीलिए भी आप देख सकते हैं कि दिक्कत हुई थी। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने, दोस्तों हैरी एस ट्रूमैन इन्हें बोला जाता है, उन्होंने उस समय ट्रूमैन थ्योरी दी थी। ये ट्रूमैन थ्योरी पेपर के अंदर आती है दोस्तों। ट्रूमैन थ्योरी का मतलब ही यही था, ट्रूमैन थ्योरी का मतलब ही यही था जो उन्होंने हैरी ट्रूमैन राष्ट्रपति ने दी थी। उन्होंने कहा था कि जब तक ये कोल्ड वॉर चल रहा है उस समय के बीच में हम कभी भी जो सोवियत की विचारधारा है यानी कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसका एक्सपेंशन होने ही नहीं देंगे। मतलब जितने भी नेशन जो हमसे कनेक्ट हैं, जो नेशन हमारे दोस्त हैं, जिन नेशन से हमारी बातचीत चल रही है, उन नेशन में हम कभी भी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो आने ही नहीं देंगे। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि सामने वाला जो पक्ष है वो कितना ज़्यादा मजबूर हो रहा है या कितना ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा है कि मेरी आइडियोलॉजी को रोक रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक वॉर था, एक मतलब जो हैरी ट्रूमैन ने क्लियर कट बोल दिया था कि हमें इस कम्युनिस्ट विचारधारा अच्छी ही नहीं लगती है। दूसरा, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले अमेरिका ने एक स्टेप लिया। अमेरिका ने स्टेप ये लिया कि 23 अप्रैल 1947 के दिन अमेरिका ने मार्शल प्लान स्टार्ट कर दिया। दोस्तों मार्शल प्लान सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था जो वेस्टर्न यूरोप की जितनी भी कंट्री थी जिनको इकोनॉमिक मदद चाहिए थी, अमेरिका ने सबसे पहले उनकी हेल्प करी। क्यों? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और दोस्तों अमेरिका ने ये गेम खेली। अमेरिका ने जो गेम खेली, उन्होंने 12 अरब डॉलर उनको दिए पश्चिम यूरोप की कंट्री को, यानी कि वेस्टर्न यूरोप की कंट्री को। दोस्तों यूरोप बहुत बड़ा है और उस समय पे जिस समय पे वॉर हुआ था तो वो भी शामिल थे, तो उनको इकोनॉमिक मदद चाहिए थी। चाहता तो यूएसएसआर भी कर सकता था, लेकिन यूएसएसआर ने नहीं करा क्योंकि अमेरिका ने पहले ही स्टेप ले लिया था। तो 12 अरब डॉलर देने का मतलब ये होता है एक इकोनॉमिक मदद दे देना। और जब अमेरिका ने इकोनॉमिक मदद दे दी थी किनको, वेस्टर्न यूरोप की कंट्री को, तो दोस्तों सिंपल सी बात है वो उनकी ही आइडियोलॉजी मानेंगे और अमेरिका यहाँ पे सही खेल गया। और दोस्तों जब अमेरिका खेल गया तो उसने सिंपल सी बात है पश्चिम यूरोप की जितनी भी कंट्री थी उसमें मार्शल प्लान लागू कर दिया और 1947 में वादा करा था तो 1948 से लेकर 1952 तक उन्होंने 12 अरब डॉलर दे दिए थे। इतना बड़ा अमाउंट होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप गिन भी नहीं पाएंगे पूरे दिन के अंदर।
और दोस्तों इतना बड़ा अमाउंट इन्होंने सिर्फ क्यों दिया, ताकि वेस्टर्न यूरोप की जितनी भी कंट्री है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी माने, ना ही कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी माने, क्योंकि हैरी ट्रूमैन ने पहले ही बोल दिया था कि वो सिंपल सी बात है, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी जो है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो रोकना चाहती है। तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि इसके जलन की वजह से ऑपोजिशन पार्टी ने क्या करा, ऑपोजिशन पार्टी ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। अब दोस्तों बर्लिन टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बस ये बताना चाहता हूँ। बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल है, और बर्लिन की जो जर्मनी की कैपिटल है दोस्तों, उसमें बर्लिन के 4 हिस्से हुए थे, क्योंकि चारों बंदों ने जिन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट करा था 1945 के वॉर में, तो उसके बाद जर्मनी के हिस्से कर दिए गए थे। फ्रांस का अलग हिस्सा होगा, ब्रिटिश का अलग हिस्सा होगा, अमेरिका का अलग हिस्सा होगा और सोवियत संघ का अलग हिस्सा होगा। बर्लिन दोस्तों जो जर्मनी की कैपिटल है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जर्मन का भी विभाजन हो चुका था। अब ये है क्या, आपको ये लग रहा होगा कि एकदम से नया टॉपिक क्या आ गया। ये सिर्फ गुस्से की वजह से ही बर्लिन को नाकेबंदी करेगी। नाकेबंदी मतलब बाउंड्रीज को कवर कर देना। वो इसीलिए ऐसा हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था, कौन जीता था, ये अलायंस पावर जीत गया था, मैत्री गुट जीत गया था और जर्मनी हार गया था। तो जर्मनी को घुटने टेकने के लिए सिर्फ और सिर्फ कारण ये दिया गया कि जर्मनी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन है, तो इसलिए उससे हर्जाना लेने के लिए उसकी जमीन के टुकड़े कर लिए गए थे इन 4 महाशक्तियों के द्वारा। तो उसकी जमीन के तो टुकड़े करे ही करे, साथ में जो जर्मन की कैपिटल बर्लिन है उसके भी टुकड़े कर दिए गए थे। तो यूएसएसआर के अंडर में जो हिस्सा आता था ना, उसने उसकी नाकेबंदी कर दी। तो सोचिए, आप समझ सकते हैं कि कैसा उन्हें धक्का लगा होगा। तो ये कैसा धक्का लगा होगा आपको मैप से समझ में आएगा। मान लीजिए जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी के अगर 4 टुकड़े करे जाए तो समझ में आता है कि ठीक है ये 4 टुकड़े कर दिए गए। एक ब्रिटेन को दे दिया, एक अमेरिका को दे दिया, एक फ्रांस को दे दिया और एक यूएसएसआर को दे दिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो कैपिटल वाला हिस्सा आ रहा है ना, वो यूएसएसआर के हिस्से में ही आ रहा था। और साथ में जो बर्लिन का हिस्सा था, आप देख सकते हैं बर्लिन के हिस्से को भी वो ईस्ट जर्मनी के हिस्से में, जो यूएसएसआर के हिस्से में आ रहा था, वो बर्लिन का हिस्सा भी दोस्तों इन्हीं के हिस्से में आ रहा था। दैट इज वाई कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पैदा हुआ कि अगर मान लीजिए कि वेस्ट जर्मनी की जितनी भी कंट्रियां हैं, अगर वो अपने हिस्से पे यहाँ पे जाना चाहती हैं तो कैसे जाएगी, है ना। इसीलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे यूएसएसआर एक कदम और आगे चल गया था। अब दूसरी बात कर लेते हैं, फिर उसने कहीं ना कहीं दूसरी मदद करी थी बर्लिन के लोगों की। उन्होंने एयरक्राफ्ट से मतलब फिर सामान भेजना चालू करा, क्योंकि उनके पास तो हवाई यात्रा भी थी, है ना। तो अमेरिका ने इसका सख्त विरोध करा कि ऐसे कैसे कर सकता है वो, मतलब यूएसएसआर। लेकिन फिर भी अमेरिका ने उसके इरादे को नाकाम करा और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उसने हवाई यात्राएं चालू करी, और जो उनके अंडर में इलाके आते थे वहाँ पे उन्होंने जो मदद हो सकती है वो देने की कोशिश करी थी। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं। इसी बीच में अमेरिका ने अपने आप को महाशक्तिशाली बनाने के लिए एक मिलिट्री अलायंस लॉन्च करा, जैसे इन्होंने किसका नाम दिया, नाटो का नाम दिया। दोस्तों आपको ये डेट याद रखनी पड़ेगी, 12 नवंबर 1949 के दिन नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो दोस्तों एक मिलिट्री अलायंस है जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्री और खुद अमेरिका और जितने भी मतलब इनके दोस्त लोग थे, इन सभी देशों ने मिलकर आपस में एक अलायंस बनाया। अलायंस का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि नाना पाटेकर का बहुत तगड़ा डायलॉग था। उन्होंने बताया था कि जो लकड़ी का हिस्सा होता है, अगर सारी एक साथ होती है तो उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई अकेला लकड़ी का हिस्सा होगा तो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसलिए मिलिट्री अलायंस इसलिए बनाया गया था कि अगर मान लीजिए कि यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजी ज़बरदस्ती इनके ऊपर थोपने की कोशिश करता है, तो ये कहीं ना कहीं जो मिलिट्री अलायंस है वो बचा सकती है। मिलिट्री अलायंस में एक तरीके का एक मान लो एक मम्मी कसम जैसी एक चीज़ होती है, एक मतलब थ्योरी अपनाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि जितने भी नेशन एक साथ आ रहे हैं उनको एक दूसरे की माननी ही पड़ेगी। तो नाटो दोस्तों आज भी अस्तित्व में है, याद रखिएगा, अभी भी प्रेजेंट है। नाटो का मतलब आप समझ गए होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी, शॉर्ट फॉर्म में नाटो बोला जाता है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी आप देख सकते हैं। अब इसमें टोटल 12 सदस्य देश थे, अभी देश बढ़ चुके हैं, वो कौन से मैं आपको बता दूंगा। इनका मेन काम यही था, जो 12 सदस्य देश होंगे, अगर यूएसएसआर उनमें से किसी भी एक देश पे हमला करता है तो सिंपल सी बात है यूएसए उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। मतलब किसी एक पर हमला तो सभी पे हमला माना जाता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं आइडियोलॉजी को कैसे बांध दिया गया। यूएसए ने गेम खेला यहाँ पे,
इन सभी के साथ नाटो अलायंस कर दिया और फिर इनको एक मिलिट्री मदद भी दे दी ताकि वेस्टर्न यूरोप की कंट्री या नॉर्थ अटलांटिक की जितनी भी कंट्रियां हैं उनको कहीं ना कहीं मदद मिल सके, है ना। तो इसीलिए अब एट प्रेजेंट टाइम आप देख सकते हैं 2017 तक भी इसमें नेशन जुड़ते गए और ये सारे के सारे वो हैं जो नॉर्थ अटलांटिक की कंट्रियां हैं। कुछ कंट्रियां ऐसी भी है दोस्तों जो यूएसएसआर के आज़ाद होने के बाद जब रशिया बना था तो जो कंट्रियां अलग से निकली थी वो उनमें से भी कुछ कंट्रियां नाटो का हिस्सा बन गई थी। क्वेश्चन मेरा ये है कि दोस्तों क्या इंडिया जो है वो नाटो का हिस्सा है? अगर आप थोड़ा सा भी आईक्यू सेंस लगाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकेंगे और आप बताएंगे कि जो नाटो का मेंबर अगर इंडिया है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, रीज़न दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरा स्टेप भी दोस्तों इस समय पे किसने लिया? दोस्तों दूसरा स्टेप भी इस समय पे अमेरिका ने लिया। उन्होंने सीटो की स्थापना कर दी। सीटो मतलब होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन बोला जाता है। दोस्तों साउथ ईस्ट में जितनी भी कंट्रियां हैं ना उन कंट्रियों को मदद देने के लिए अमेरिका ने फिर से गेम खेला। उन्होंने कहा अपनी ही आइडियोलॉजी बढ़ानी है और इनके साथ भी वही पॉलिसी करी कि साउथ ईस्ट की कंट्रियों के साथ अगर कुछ होगा तो अमेरिका उनकी मदद करेगा। शुरुआती समय में दोस्तों इसका नाम मिनालिया पैक्ट था 1954 के अंदर, बाद में इसका नाम सीटो पड़ा 19 फरवरी 1955 के अंदर। तो ऑफिशियल बेस पे आप देख सकते हैं सीटो की स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। शुरुआती सदस्य देश थे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान जो बांग्लादेश का हिस्सा था उस समय पे, फिलीपींस था, थाईलैंड था और बाद में यूके और यूएस जो थे मेन फाइनेंसर थे इसके। तो याद रखिएगा मिनालिया पैक्ट का मेन मकसद क्या था? मिनालिया पैक्ट का मेन मकसद यही था कि जो कैपिटल है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसको बढ़ाया जा सके, पूंजीवादी आइडियोलॉजी को बढ़ाया जा सके। और दूसरा फिर एक और स्टेप लिया गया सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सेंटो बोला जाता है, केंद्रीय संधि संगठन। दोस्तों इसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं बगदाद पैक्ट से ही हुई थी। इसका नाम पहले बगदाद पैक्ट था, बाद में सेंटो पड़ा। इसमें ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की और इंग्लैंड जो था दोस्तों उस समय पे इसका मेन फाइनेंशियल, इंग्लैंड तो खैर मेन फाइनेंशियल था लेकिन सेंट्रल में जितने भी कंट्रियां थी उनको मदद देने के लिए, सैनिक मदद देने के लिए, पैसा देने के लिए इनकी मदद करी गई थी। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो चाहते थे कि इनकी आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी इन कंट्री के ऊपर हावी हो जाए। बाद में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इराक ने इसका रिजाइन दे दिया था, इराक इससे हट गया था। अब ये सेंट्रल की ट्रीटी आप देख सकते हो, यहाँ पे इराक जो है ये हट गया था, बाकी टर्की, ईरान, पाकिस्तान और ये यूनाइटेड किंगडम जो है यानी कि इंग्लैंड जो है वो उस समय इसके हिस्से थे। तो दोस्तों ये पूरा टाइम पीरियड मैंने 1946 से लेके 1953 के थोड़ा सा अपर पार्ट में हम 55 तक भी चले गए थे, लेकिन अभी हमारा कोल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ है। इस बीच बहुत सारे कांड हुए थे, बहुत सारे सीन हुए थे जो हमें समझने की ज़रूरत है। ये वीडियो का पहला पार्ट था, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन क्या करें, चैप्टर इंपॉर्टेंट था इसीलिए। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो और मिलते हैं वीडियो के जल्द ही सेकेंड पार्ट पे। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।